नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि मास्क ही एक इकलौता हथियार है जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। उसको कितना भय दिखाई या ये अंदर जाने में डर रहा है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बूथ है और 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं हो रहा है, एक भी वोट अभी तक नहीं हुआ है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी महासंग्राम की आज दूसरी बड़ी परीक्षा है। दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में कई संवेदनशील सीटें शामिल हैं, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक बंगाल में 34.42% और असम में 22% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि आज सबकी नजर बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पुराने साथी शुवेंदु अधिकारी से है। दिन चढ़ने के साथ ही आरोपों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर इलाके में बीजेपी एक पोलिंग एजेंट की गाड़ी पर तोड़फोड़ का आरोप लगा रही है। तोड़फोड़ करने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी ने टीएमसी पर पोलिंग एजेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इसके अलावा बीजेपी ने टीएमसी पर महिला पोलिंग एजेंट की पिटाई का भी आरोप लगाया। पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया है। जहां बीजेपी नेता की कार पर हमला केशपुर में हुआ है, आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेबरा में बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े हैं। काफी देर तक बहस होती रही, गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बीजेपी ने तो यहां तक भी आरोप लगाया कि जो पोलिंग एजेंट एक महिला है उन पर भी उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है। वहां का तृणमूली गुंडा लोग उन जो तन्मय घोष का गाड़ी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया है और पिस्तौल लेके, ओपनली पिस्तौल लेके ड्राइवर का कंधे पे आघात किया है। और थोड़ा ज्यादा होता तो जान से ये लोग जो 3 लोग छोड़ने के लिए गया था वो 3 लोग जान से मर जाता। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। डेबरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि नवापारा में उनके पोलिंग एजेंट को बूथ पर जाने से रोका गया। डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद डेबरा में एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। डेबरा विधानसभा के इस्लामपुर बूथ नंबर 209 पर अभी हंगामा चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं भारती घोष के शिकायत के बाद, और उसके बाद जो बीजेपी के एजेंट थे उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो गाँव के लोग हैं वो इनको भगा रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये बाहर के हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गांव के लोगों ने उनको घेर रखा है यहाँ पर, और ये गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। इनको यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है। इस्लामपुर गांव के लोग हैं जो उनको यहाँ से भगा रहे हैं और जोरदार हंगामा चल रहा है। यहाँ पर भारती घोष ने यह शिकायत किया था कि 209 नंबर बूथ पर जो उनका एजेंट बैठा था उसको यहाँ से जबरन भगा दिया गया है, और उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, उनको वहां पर बैठने नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, इनको यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, यहां से भगाया जा रहा है इनको।
आशिका सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद है। ममता बनर्जी के घर के बाहर वो हैं। अमित पांडे बांकुड़ा विधानसभा से हैं और अमित सिंह नंदीग्राम से इस वक्त हमारे साथ हैं। आशिका का जल्दी से रुक कर लेते हैं। और आशिका, ये घटनाएं देखिए सामने आ रही हैं जहां पर अभी भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। क्या कोई ईवीएम खराब की बात भी सामने आ रही थी और किस तरीके की घटना अभी तक सामने आई है? देखिए, सुबह से कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबरें मिल रही थी। हालांकि उसको ठीक कर लिया गया है और अब चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू सब जगह ही लगभग हो चुकी है। और इसके अलावा बात करें तो केशपुर से खबरें आई हैं कि बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। और ऐसी छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच नंदीग्राम में जो है वो चुनाव चल रहा है। करीब 34% जो है पोलिंग हो चुकी है। और इधर तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैरिकेटिंग, पुलिस की व्यवस्था के बीच ममता बनर्जी अब भी घर के अंदर ही हैं, अभी भी निकली नहीं है। यहीं पर कंट्रोल रूम बना करके, ये रियापाड़ा का वो किराए का मकान है जहां पर ममता बनर्जी चुनाव के लिए रह रही हैं। और यहीं पर जो है अपना कंट्रोल रूम बना करके फ़ोन पर पूरे इलाके की खबर जो है वो ले रही हैं। संभव है कि कोई अप्रिय घटना की उनको जानकारी मिले तो यहाँ से निकल करके वहाँ भी जाएं। इसके अलावा कार्यक्रम में तब्दीली लाते हुए आज ममता बनर्जी को उत्तर बंगाल जाना था, लेकिन नहीं जा करके आज नंदीग्राम में ही रहने का फैसला किया है। रात भी यहीं पर बिताएंगी ममता बनर्जी। ठीक है आशिका, रहिए आप साथ। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष की शिकायत के बाद बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। डेबरा सीट पर दो पूर्व आईपीएस के बीच मुकाबला है। कभी ममता के करीबी आईपीएस अधिकारी रही भारती का मुकाबला पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर से। पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष की शिकायत के बाद बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची। भारती घोष बाकायदा सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनको डराया जा रहा है और ये कहा गया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, वहां पर डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने की। जिसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल बीएसएफ की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए बांकुड़ा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 15.72% मतदान हुआ और इसी बीच आरोपों का दौर शुरू हो गया है। बांकुड़ा से टीएमसी उम्मीदवार और अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी ने आरोप लगाया कि जहां उनकी पार्टी के मतदाता है वहां ईवीएम की गड़बड़ी ज्यादा हो रही है। सायंतिका बनर्जी के मुताबिक ईवीएम काम न करने की वजह से लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। एक भी वोट अभी तक नहीं हो पाया है। दोनों ईवीएम मशीन्स खराब है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे मेरे एल्डरली वोटर्स जो हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बूथ है। यहाँ पे हमको वोट मिलता है। तो यहाँ पे 2 मशीन खराब होने के लिए बहुत सारे लोग वापस जा चुके हैं। पता नहीं वापस आएंगे भी कि नहीं। तो मैं आई एम जस्ट होपिंग कि उन लोग वापस आए फिर से, क्योंकि मैं अभी दोनों ईवीएम मशीन चेंज करवाऊंगी। इंजीनियर आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर ठीक हो जाता है तो फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट देम टू चेंज द मशीन्स, क्योंकि इसके बाद भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अंदाजा क्या लग रहा है, चूंकि आप कैंडिडेट ही हैं यहाँ पर और हम लोग इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत हैं, किस वजह से हुआ होगा? क्या ये सबके सामने बहुत ही क्लियर है कि किस वजह से हो सकती है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बूथ है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे और कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बूथ है और 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं हो रहा है। एक भी वोट अभी तक नहीं हुआ है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सबको पता है क्यों ये हो रहा है। तो बंगाल में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा, उस बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। वो तस्वीरें भी हम तमाम सहयोगी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के माहौल है। कुछ गड़बड़ियों की भी खबरें आ रही हैं, ईवीएम में खराबी है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं ये जरा आंकड़े समझ लेते हैं अपने सहयोगी प्रशांत चुरहे से। ये बात सबसे अहम है कि दरअसल ऐसा क्यों बंगाल में घमासान मचा हुआ है जिसकी वजह से हर राजनीतिक दलों की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है। दरअसल हमें देखना होगा कि साल 2016 में हुआ क्या था। विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे वो सबसे ज्यादा अहम, जिसमें कि 211 सीटें टीएमसी ने जीती थी और इसके अलावा लेफ्ट के पास 76 सीटें थी। बीजेपी बहुत दूर खड़ी नजर आ रही थी महज 3 सीटों के साथ में। लेकिन अब इन समीकरणों पर अगर हम नजर डालें तो 2019 आते आते ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में जिसकी वजह से यह हिंदुस्तान में सियासत का आज गढ़ दिखाई देने लगा है। 164 सीटें टीएमसी के पास,
121 बीजेपी के पास। ये थी तो लोकसभा के चुनाव की सीटें, लेकिन ये विधानसभा की वो सीटें थी जहां इन पार्टियों ने अपनी अपनी लीड ली थी। लेफ्ट बहुत दूर खड़ा नजर आ रहा था और उसके पास किसी भी विधानसभा सीट में बढ़त नहीं थी, और यही वजह है कि बीजेपी अब इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी उम्मीद लगाए हुए है कि अगर वो लोकसभा के चुनाव परिणामों को दोहरा लेती है तो यहां एक बड़ी लीड वो ले सकती है। लेकिन अगर इस पर हम गौर करें कि साल 2011 में हुआ क्या था, सबसे खास बात यह कि लेफ्ट एक बड़ी पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल में मौजूद थी। टीएमसी ने 184 सीटें जीती थी, कांग्रेस के पास 42 सीटें थी। लेकिन यह आंकड़ा 2016 में किस तरह से बदल जाता है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट 76 सीटों पर, टीएमसी 211 पर, बीजेपी महज 3 पर और कांग्रेस दूर खड़ी नजर आई। लेकिन 2019 में यह तस्वीर तेजी से बदली लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए बीजेपी उत्साहित है और वो चाहती है कि इस तरह का परिणाम जो तकरीबन उसे एक बड़ी लीड देता दिखाई दिया था, 40% से भी ज्यादा मतदाता उसके साथ लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए थे, और देखा हमने ये कि लेफ्ट के पास से वो मतदाता खिसक गया और माना यह जा सकता है कि टीएमसी ने तो कहीं कहीं अपनी बरकरार रखी थी सीटों को, लेकिन ये लेफ्ट का वोटर सीधे क्या बीजेपी के पास चला गया था? अगर वो सिर्फ लेफ्ट का ही नहीं था तो वो कहां से आया? और बीजेपी यही चाहती है कि इस परिणाम को एक बार फिर दोहराया जाए, और इस विधानसभा चुनाव में इसीलिए वो टीएमसी से टक्कर नहीं ले रही, बल्कि दावा यह कर रही है कि इस बार हम सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह बेहद इंटरेस्टिंग चीज, और इसके लिए आज विधानसभा चुनाव बेहद गरमाया हुआ, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। ये वाकई ये दिखाता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक बना रहा, और इसीलिए तमाम दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके से, जहां रानी बाग सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आग की चपेट में 40 से 50 दुकानें आ गई। इस दौरान वहां हर तरफ अफरा तफरी देखने को मिली। बताया गया कि हवा काफी तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई। इस वक्त मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रीतमपुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। 40 से 50 दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया गया हवा काफी तेजी से चल रही है, जिसकी वजह से आग और फैलती जा रही है, और उस पर कंट्रोल करने के लिए 7 दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। प्रीतमपुरा दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रानी बाग सब्जी मंडी में यह भीषण आग लगी है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते देखते 40 से 50 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, ये आग कैसे लगी और कितना वक्त लगेगा इस पर कंट्रोल करने के लिए? जी देखिए, अभी 10 गाड़ियां दमकल की वो मौके पर हैं और आग को बुझाने का काम लगातार जारी है, लेकिन किन वजहों से आग लगी है अब तक ये साफ नहीं हो पाया। दमकल कर्मी और जो लोकल पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। 40 से 50 दुकानें जो है वो जलकर राख हो गई इस पूरे घटना में, लेकिन कोई के हताहत होने की खबर अब तक नहीं आई है, और राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। वहां पर दमकल कर्मी जो है वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। ठीक है आनंद, नजर बनाए रखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने की अटकलों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर सियासत गरमाने में देर नहीं लगी। एक दिन पहले मुख्तार अंसारी को अवैध वसूली के एक मामले में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। उस दौरान मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस में कोर्ट लाया गया उस पर यूपी नंबर की प्लेट दिखाई थी। एम्बुलेंस पर यूपी 14807171 नंबर नजर आया, जो यूपी के 12 बंकी का नंबर है। न्यूज 18 की पड़ताल में यह पर्दाफाश हुआ कि जिस अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है वो मौजूद ही नहीं है, और 2015 में ही इस एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है, और एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी 2017 तक ही था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक लाने में इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किसकी मंजूरी से किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त ये कि दरअसल जो ये एम्बुलेंस है अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो मौजूद ही नहीं है। 2015 में ही इस एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है, और इस एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी 2017 तक ही था। ऐसे में सवाल अब कई, मुख्तार अंसारी को आखिरकार रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक लाने में इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल
किसकी मंजूरी से किया गया यूपी नंबर का रजिस्ट्रेशन। और ये बताया जा रहा है ऐसा कोई अस्पताल है ही नहीं जहां पर ये एम्बुलेंस जिसकी जुड़ी हुई बताई जा रही हो। तो फर्जी नंबर क्या यहां ये रहा, ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। आखिरकार इसकी मंजूरी भी किसने दी। मनोज राठी हमारे साथ मोहाली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, कई सवाल अब इस एम्बुलेंस पर खड़े हो रहे हैं, किसी तरीके की कोई सफाई अभी तक सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है कि जो यूपी नंबर एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहुँचे थे, ये पूरा मामला क्या था, वो यहाँ पर क्यों पहुँचे थे और वो रोपड़ जेल में क्यों बंद है, ये भी बताना आपको ज़रूरी है। अभी हम उसी थाने, मोहाली के उसी थाने के बाहर खड़े हैं। मोहाली का मटौर थाना है, जहाँ पर 7 जनवरी, आपको बता दें कि 7 जनवरी 2019 को एक मोहाली के सबसे बड़े बिल्डर उमंग जिंदल को एक एक्सटॉर्शन कॉल आई थी। 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, जो कि मुख्तार अंसारी की तरफ से कॉल किया गया था और उसने इसी थाने में कंप्लेंट की थी मुख्तार अंसारी के खिलाफ। और उसके बाद 22 तारीख को जब बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, 22 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी को यहाँ पर लेके आए थे प्रोडक्शन वारंट पे। और उसके बाद जब ये साफ हो गया था कि उसने प्रोडक्शन मनी जो है वो मांगी है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी है, उसके बाद रोपड़ जेल में उसको बंद किया था, उसको यहाँ पर लेके आके उसको यहाँ पर रखा गया था। और उसी सिलसिले में कल मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। हालांकि चार्जशीट भी इसमें हुई है, सेक्शन जो है वो कई लगाए गए हैं, लेकिन अब कई चीज़ें जो हैं वो मुख्तार अंसारी की सामने आ रही हैं कि आखिर पुलिस फोर्स, टाइट पुलिस फोर्स पंजाब पुलिस की थी, लेकिन यूपी नंबर जो बाराबंकी की गाड़ी है, जो यूपी की एक निजी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है। हालांकि लगातार हमने कोशिश की जानने की पुलिस अफसरों से कि आखिर ये जो एम्बुलेंस है यूपी की यहाँ पर लेके आए हैं, पेशी के बाद सीधा इनको यूपी लेके जाया जाएगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कभी हाँ कभी ना में जवाब जो है ऑफिसर देते नजर आए, लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि इनको वापस रोपड़ जेल ही ले जाया गया है। वहाँ पर जाके हॉस्पिटल में इनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद रोपड़ जेल में इनको दोबारा से ले जाया गया पेशी के बाद। अब सवाल इसमें कई सवाल इसमें खड़े होते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी को वो एम्बुलेंस क्या काम करे, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम देखें, हर एक जेल का, कोई भी जेल हो, चंडीगढ़ की, पंजाब की, किसी भी जेल हो, रोपड़ जेल हो, चंडीगढ़ जेल हो, बड़ैल जेल हो, हर एक जेल की एक अपनी एम्बुलेंस होती है। कोई भी अगर कैदी किसी भी तरह से अगर कोई भी बीमार है या फिर उसकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उसको पेशी के लिए जाना है, तो एम्बुलेंस पंजाब पुलिस की जो वहां पर मौजूद होती है जेल में, उसमें लाया जाता है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो यूपी नंबर दिखाया जा रहा है इसमें, और जिस अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है, दरअसल वो मौजूद ही नहीं है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में दरअसल मोहाली 31 मार्च को लाया गया, बाकायदा पेशी हुई थी, लेकिन अब जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को लाया गया, उस एम्बुलेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें जो बताया जा रहा है कि जो नंबर प्लेट है वो यूपी का नंबर है, बाराबंकी का नंबर है। और न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह भी पर्दाफाश हुआ कि जिस अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है वो मौजूद ही नहीं है। 2015 में ही इस एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है और एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी 2017 तक ही था। सवाल ऐसे में ये कि मुख्तार अंसारी की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक लाने में इस एम्बुलेंस के इस्तेमाल की मंजूरी आखिरकार किसने दी? अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजीत, अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसकी मंजूरी किसने दी? फिटनेस सर्टिफिकेट भी 2017 में ही खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन की मियाद भी खत्म हो गई, क्यों आखिरकार इस एम्बुलेंस में लाया गया? देखिए अर्पिता, अब आपको 2-3 चीज बड़ी बातें बताने जा रहा हूं मैं न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को कि ये एम्बुलेंस मऊ के एक संजीवनी हॉस्पिटल है जिसकी डॉक्टर हैं डॉक्टर अलका राय, उनके हॉस्पिटल के नाम से ये रजिस्टर्ड था, जो 2015 में जिसकी मियाद खत्म हो गई। तो निश्चित तौर पर जो तैयार, एक तरीके से कहा जाए, जो डॉक्टर अलका राय हैं उनसे हमने अभी बात की, जो मऊ में उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन है, मुझे पता नहीं और मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन जो खबर है वो आपको बता दूं कि अलका राय की तरफ से बाराबंकी में संजीवनी नाम से एक ट्रॉमा सेंटर खोला गया था, जहां पर मऊ के या उसके आसपास के लोग जो आते थे, कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले उनको वहां रोका जाता था, उनका इलाज किया जाता था और बाद में उन्होंने ये अस्पताल अपना बंद कर दिया। हालांकि ऑफ कैमरा पर जो हमारे पास वीडियो है उसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि कुछ कागज मुख्तार अंसारी ने उनसे लिए थे, यानी उनके हॉस्पिटल के कुछ कागज मुख्तार अंसारी को उन्होंने भेजा था और उसी के नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कर दी गई। यानी तब से 2015 से लेकर अब तक जब से मुख्तार जेल में है, इसी एम्बुलेंस का
प्रयोग करता है, यानी ये एम्बुलेंस कैसे मुख्तार उसको यूज कर रहा है, क्या उसके आधिकारिक जो है उसकी परमिशन है, किस तरह से इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि जो बाराबंकी का जो आरटीओ कार्यालय है वो साफ तौर पर कह रहा है कि 2015 में ही इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, फिटनेस खत्म हो गया था और ये एक संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से एम्बुलेंस दर्ज है। तो अब जो डॉक्टर अलका राय है वो सवालों के घेरे में, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा ये मना कर दिया है कि वो इस तरह की कोई बात जानती है या उनके हॉस्पिटल बिल्कुल। और के नाम सवाल से तो ये भी कि आखिरकार इस एम्बुलेंस के इस्तेमाल की मंजूरी किसने दी, ये तमाम सवाल यहां खड़े होते हैं जिसका जवाब अब देना होगा जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब भी मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है, ये बताया जा रहा है कि इसी एम्बुलेंस में, जो कि जब अगर आप पंजाब पुलिस पेश कर रही है और यूपी की गाड़ी जिसका नंबर बाराबंकी का बताया जा रहा है, अगर वहां की गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये बड़ा सवाल।